दिवाली आने वाली है भाई लोग, पढ़ाई मत छोड़ देना, ठीक है। बड़ा क्रिटिकल टाइम है। दिवाली तो अगले साल फिर आएगी, फिर बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे घर भी जा रहे होंगे, घर जाओ, कम दिनों के लिए जाओ, ठीक है। ज़्यादा लंबा गैप मत करो, 3-4 दिन के लिए अपने घर जाओ, दिवाली बनाओ, वापस आओ और पढ़ाई में लग जाओ। और घर भी जा रहे हो तो कुछ किताबें अपने साथ रख ले जाना, वो किताबें वहाँ पढ़ते रहना, ठीक। देखो एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, पूरा एक नया स्ट्रीम सब्जेक्ट ही नया स्टार्ट करते हैं, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस देखो, आज के लेक्चर में सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन बताऊंगा और कुछ बहुत बेसिक बातें जो आप लोगों को पहले से ही पता होगी, तो आप लोग बस सुनते रहो, ठीक है। पेन कॉपी पेपर जो आपके पास है उसको उठाओ, अभी सिर्फ सुन लेना, कहानी की तरह सुनो, बस 15-20 मिनट का एक लेक्चर है, स्टार्टिंग का क्लास रहेगा आपका। क्या होता है देखो, एक बड़ी कॉमन चीज और बड़ी बेसिक चीज, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर में 2 चीजें बड़ी कॉमन है, एक लैटिन भाषा का शब्द, एक ग्रीक भाषा का शब्द। बच्चे इसी को रटने में लगे रहते हैं, बड़ा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को, क्या है क्या नहीं है, कौन सा लैटिन भाषा का है, कौन सा ग्रीक भाषा का है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, करना पड़ता है याद। देखो एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, जिसके लास्ट में वाई आ जाए ना, वो आपका ग्रीक वर्ड होगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रीक वर्ड। ये सभी में लागू नहीं होता, ऐसे बहुत सारे ग्रीक वर्ड हैं जिनके लास्ट में वाई नहीं है, एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो फिर आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, जिस शब्द के बाद में वाई लगा हो, लास्ट में वाई लगा हो, वो ग्रीक वर्ड होगा। सॉइल कैसा है? एक लैटिन वर्ड है सोलम, एक लैटिन वर्ड है क्या? सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लूर या फिर कहो ग्राउंड। आ गई बात समझ में? सॉइल जो होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, सोलम, उससे बना है, और सोलम का मतलब होता है फ्लूर या फिर ग्राउंड, ठीक है। सॉइल है क्या चीज? देखो सबके अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपने व्यू हैं सॉइल को देखने के। एक आम आदमी की अगर मैं बात करता हूं, मान लो कि वो आदमी ऐसा है जो एग्रीकल्चर से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, एकदम हटके, मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई आदमी जो किराने की दुकान चलाता है, उसके लिए सॉइल क्या है? मिट्टी है भाई। मिट्टी उसके लिए क्या है? धूल है, कचड़ा है, यही है उसके लिए मिट्टी। सबके लिए अपना अपना व्यू है। एक मैराइन अपना कहते हैं अपन, माइनिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, जो खदानों में काम करने वाले अधिकारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चट्टाने हैं, वो तो चट्टानों की खुदाई करते हैं, और चट्टाने कहाँ होती है? मिट्टी के नीचे। तो उनके लिए मिट्टी क्या है? उनके लिए मिट्टी एक डेब्रिस है, एक कचड़ा है जो उनकी चट्टानों को ढके हुए है। अगर मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं, सिविल इंजीनियर्स के लिए मिट्टी क्या है? सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं भाई? मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, घरों को डिजाइन करते हैं, हाईवे बनाते हैं। तो उनके लिए क्या है? सॉइल एक फ्लूर है, सॉइल एक ऐसा हैबिटेट है, एक नेचुरल बॉडी है जिसके ऊपर उनको कंस्ट्रक्शन करना है हाईवे का या मकान का, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए सॉइल एक अलग परिभाषा में आती है। एग्रीकल्चर वालों के लिए सॉइल क्या है? इट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए एक कुदरती घर है सॉइल, हम एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो सबके लिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है। हमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए सॉइल क्या है? सॉइल क्या है? एक नेचुरल हैबिटेट है। सॉइल इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है? सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बताओ आप सॉइल को डिफाइन करो, कैसे सॉइल को डिफाइन किया जाएगा? तो देखो जो अर्थ है हमारी, ये रही अर्थ, हालांकि ऐसी नहीं होती लेकिन मैंने बना दी, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर ये जो लूज लेयर है, इस अर्थ के सबसे ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट में ये जो लूज लेयर है, यही सॉइल है, ठीक है। यही सॉइल है, मतलब लूज लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना, इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्थ क्रस्ट। मतलब अर्थ क्रस्ट की जो लूज लेयर होती है उसी को सॉइल कहा जाता है। और ये जो लूज लेयर जो होती है वो वेदरिंग प्रोसेस से बनती है,
किससे बनती है? वेदरिंग से। वेदरिंग किसकी होती है? चट्टानों की वेदरिंग होती है, मिनरल्स की वेदरिंग होती है। अब ये मिनरल्स, चट्टानें, वेदरिंग, ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉइल को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? सॉइल क्या है? सॉइल एक पाउडरी पोरस लूज लेयर है ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। वेदरिंग भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल वेदरिंग और दूसरी होती है केमिकल प्लस बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो कोई भी चट्टान होते हैं, कोई भी मिनरल्स होती हैं, उनके अंदर फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, जिससे लूज लेयर बन जाती है अर्थ क्रस्ट की सतह पर, उसी को सॉइल कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे एक वैज्ञानिक है व्हाइटनी या विटनी, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि जो सॉइल है वो एक न्यूट्रिएंट बिन है, इट इज ए न्यूट्रिएंट बिन। जैसे डस्टबिन होता है ना, कचरे का डिब्बा, ऐसे ये क्या है? एक न्यूट्रिएंट बिन है। ये पोषक तत्वों का एक डब्बा है जो कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है प्लांट को, ऑल द न्यूट्रिएंट टू प्लांट। भाई विटनी ने क्या कहा? ये बात कब की है? 1891 की। विटनी कहते हैं कि सॉइल क्या है? सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट बिन। सॉइल एक पोषक तत्वों का एक डब्बा है, एक बक्सा है जो प्लांट को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपने नाम सुना होगा, डोकूचालेब। बड़ा अजीब सा नाम है इनका, डोकूचालेब। ये डोकूचालेब बात कब की है? 1900 की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है, मतलब कुदरत के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, एक नेचुरल बॉडी है। और ये नेचुरल बॉडी किसकी बनी हुई है? ये नेचुरल बॉडी बनी हुई है मिनरल प्लस ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की, मतलब कह सकते हैं अपन ऑर्गेनिक मैटर की। ये कौन कहता है? ये डोकूचालेब कहते हैं। इनके बारे में दो चीज़ अभी याद कर लो। डोकूचालेब को ही फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है, इन्हीं को फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस भी इन्हीं को कहा जाता है। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं डोकूचालेब से। इसके अलावा हम बात करें और वैज्ञानिक, लाइक एक वैज्ञानिक है जोफी, बात है 1936 की। इनका क्या कहना है? इनका भी यही कहना है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। जो डोकूचालेब ने कहा वही इन्होंने कहा कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो कि मिनरल्स की बनी हुई है प्लस उसके अंदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन ये जो लेयर है, ये जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की जो नेचुरल बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में प्रेजेंट है। मतलब इन्होंने हॉरिजन का जिक्र किया है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में किस शब्द का यूज़ किया है? हॉरिजन का। इन्होंने कहा है कि जो नेचुरल बॉडी है, जो मिनरल और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बनी है, वो हॉरिजॉन्टल लेयर में, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर में पाई जाती है, जिसको हम हॉरिजन कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? जोफी ने दी है। ऐसी हम बात करें, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जेनी। ये बात कब की है? 1941 की। जेनी क्या कहते हैं? जेनी कहते हैं कि जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, इनके ऊपर कंबाइंड इफेक्ट होता है। कंबाइंड इफेक्ट किसका? इसके ऊपर कंबाइंड इफेक्ट होता है, प्लांट एनिमल की जगह पर आप सीधे ऑर्गेनिज्म लिखो। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट का कंबाइंड इफेक्ट होता है रॉक्स और मिनरल्स के ऊपर, और उसी कंबाइंड इफेक्ट की वजह से रॉक्स और मिनरल्स से क्या बनती है? सॉइल बनती है। ये कौन कहते हैं? ये जेनी कहते हैं। 1941 में इन्होंने ऐसा कहा है सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या है? सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो कि किससे बनती है? रॉक्स और मिनरल्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट के कंबाइंड इफेक्ट से। अब गई बात समझ में। ये कुछ वैज्ञानिकों की बातें हैं, यहाँ से कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और देखो भाई, सॉइल कैसी बॉडी है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। समझते हो ना आप? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। भाई 1D, 2D, 3D। 2D समझते हो ना? 3D आजकल आ गया 3D।
मतलब जिनकी 3 साइड्स होती हैं वो 3D होता है, जिनकी 2 साइड होती हैं वो 2D। जब भी आप ज़्यादातर अपने मोबाइल में जो देखते हैं ना वो 2D देखते हैं। 3D वाली चीज़ें अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। 3D मतलब आपको 3 व्यू नज़र आएंगे। अगर किसी की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, 2 ही चीज़ें हैं और 2 ही चीज़ आप देख सकते हो, तो वो 2D है। और अगर लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ उसकी डेप्थ या उसकी कह सकते हैं हम लोग आपको उसकी विड्थ भी अगर हमको नज़र आ रही है तो वो 3D हो जाएगा। तो सॉइल क्या है? सिंगल डायमेंशन है, 1D है कि 2D है या 3D है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो याद रखें सॉइल जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है। सॉइल एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब सॉइल जो होती है उनकी लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है और उसकी डेप्थ भी होती है। ध्यान रखना इस बात का। सॉइल जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब इसकी लंबाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है, उसकी गहराई भी होती है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, 3 व्यू इसके होते हैं, इसलिए क्या है? एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। कंपोनेंट की बात करो, बताओ सॉइल के अंदर जो कंपोनेंट है, सॉरी हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, इसके कंपोनेंट बताओ, इसमें अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अर्थ क्रस्ट, सॉइल की जो सरफेस जो सॉलिड लेयर है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या कंपोनेंट है, या फिर और भी सिंपल तरीके से पढ़े, सॉइल के क्या कंपोनेंट हैं? आप तो ये बताओ। सभी लोगों ने पढ़ा है, सभी लोग जानते हैं 4 कंपोनेंट होते हैं सॉइल के अंदर। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4, जिनमें से सबसे मैक्सिमम तो आपका है 45%। किसका है ये? मिनरल्स का। क्योंकि सॉइल्स, भैया सॉइल बनी कैसे है? सॉइल बनी है रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग से, और रॉक्स कैसे बनते हैं? मिनरल से बनते हैं, और डायरेक्ट मिनरल से भी सॉइल बन रही है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो मिनरल का होता है 45%। 5% यहाँ पर होता है ऑर्गेनिक मैटर का। 5% किसका होता है? ऑर्गेनिक मैटर का होता है। ये 2 चीज़ें जो इक्वल अमाउंट में है 25-25%, ये है एयर और ये है वाटर। ये आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एयर और वाटर कितना हिस्सा कवर करते हैं सॉइल के अंदर, तो वो है 50%। ठीक है, 45% मिनरल का होता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर का होता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि सॉइल कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है, तो वो मिनरल का होता है, और सबसे कम प्रतिशत किसका होता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर का होता है। इतनी कहानी सबको समझ आ गई। बड़ी बेसिक सी बातें हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो एक बार सुनते रहो। अब बात करते हैं सॉइल को स्टडी कैसे करें, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम सॉइल को स्टडी करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, सॉइल को स्टडी करने के अपने अपने व्यू हैं। भाई अगर एक माइनिंग ऑफिसर है, खदान में काम करने वाला अधिकारी है या वर्कर है, उसका अलग व्यू होगा, वो अलग तरीके से सॉइल को स्टडी करेगा। वो तो ये बिल्कुल स्टडी नहीं करेगा कि इस सॉइल में कौन सी क्रॉप लगाई जाए। एक सिविल इंजीनियर, वो ये कभी स्टडी नहीं करेगा कि कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए अच्छी होती है। सिविल इंजीनियर सॉइल को किस पर्सपेक्ट में स्टडी करेगा कि उसको सॉइल के ऊपर हाईवे या कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ बिल्डिंग बनानी है, वो उस हिसाब से सॉइल को स्टडी करेगा। तो यहाँ पर 2 अप्रोच है देखो सॉइल को स्टडी करने की। एक अप्रोच है पेडोलॉजी, एक अप्रोच क्या है? पेडोलॉजी। ठीक है, दूसरी अप्रोच जो सॉइल को स्टडी करने की है वो है एडेफोलॉजी। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ने से पहले, डिटेल में तो नहीं, क्या कहानी जैसा ये देखो, 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहाँ से भी कई बार पूछे गए हैं कि भाई पेडोलॉजी किस शब्द से बना है। भाई ये ग्रीक भाषा का शब्द है, वैसे मैंने बताया था ना, जिसमें लास्ट में वाई आ जाए तो आप समझ जाना कि वो ग्रीक ही है। ये भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पर क्या है ग्रीक वर्ड? पेडोन। यहाँ पर क्या है ग्रीक वर्ड? एडेफोस। ठीक है, यहाँ पर पेडोन का मतलब क्या होता है? सॉइल। और यहाँ पर भी एडेफोस का मतलब क्या होता है? सॉइल। मतलब एक ही बात है। लोगिस का मतलब होता है, जो लास्ट में जो लोगी है उसका मतलब होता है स्टडी या टू डिस्कस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ग्रीक भाषा का बस शब्द है पेडोन जिसका मतलब होता है सॉइल, और एडेफोलॉजी भी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सॉइल। देखो यहाँ पर क्या है और वहाँ पर क्या है। पेडोलॉजी में हमको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ 3 चीज़ों से ही रिलेट किया जाता है पेडोलॉजी को। जो सॉइल हम पढ़ेंगे उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस क्लास में उसको रखा गया है, क्या प्रॉपर्टी के आधार पर उसको एक वर्गीकृत किया जाएगा, इस क्लास में रखा जाएगा, और तीसरा है उसका डिस्क्रिप्शन, उस सॉइल के बारे में डिटेल स्टडी करना। यहाँ पर ध्यान रखना, इन तीनों चीज़ों में कहीं पर भी प्लांट की कोई बात नहीं की गई है।
पेडोलॉजी एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। ये पेडोलॉजी जो होती है वो मेनली आपकी होती है हाईवे और जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं उनके लिए। यानी कि जब पेडोलॉजी वाले जो मेथड है, ये पेडोलॉजी वाला जो अप्रोच है, इससे जब हम सॉइल को स्टडी करते हैं तो बेसिकली वो किन के लिए यूजफुल है? हाईवे एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों के लिए, हाईवे एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, इनके लिए यूजफुल है ये पेडोलॉजी। वहीं हम बात करें इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी में भी हम ये ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेट की जाएंगी प्लांट के साथ, जो कि यहाँ नहीं हो रही थी। यहाँ पर प्लांट को छोड़कर बाकी की सब तरीके से सॉइल को स्टडी किया जाता है। वो बेसिकली हाईवे और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के लिए, सिविल आपके जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, आपके जो माइनिंग ऑफिसर्स, माइनिंग वर्कर्स होते हैं, खदानों में काम करने वाले हैं, उनके लिए पेडोलॉजी है। इडेफोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम सॉइल को स्टडी कर रहे हैं, सॉइल को स्टडी कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू या इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर हम जो भी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे वो प्लांट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि प्लांट के लिए क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, प्लांट के लिए किस टाइप की सॉइल की जरूरत पड़ेगी। वो धीरे धीरे अपन सारी जो भी पढ़ना है अपन को अब इस इडेफोलॉजी के पर्पस से ही पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना क्यों है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, भाई मिट्टी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। प्लांट की ग्रोथ होगी तो क्या फूड मिलेगा हमको, और एक चीज़ और मिलती है, फाइबर। भाई तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस इडेफोलॉजी का वो क्या है, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। इडेफोलॉजी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, ठीक है। ये तो बात हुई इडेफोलॉजी की। दो अप्रोच है पढ़ने के, एक पेडोलॉजी और दूसरा है इडेफोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी हमारे लिए नहीं है, इडेफोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए है। हम जो अपनी सॉइल को पढ़ेंगे, देखो मैंने कहा ना सबके लिए अपने अपने व्यू होते हैं। सिविल इंजीनियर हो गया, मैं अपना माइनिंग इंजीनियर्स हो गए, माइनिंग ऑफिसर हो गए, वो पेडोलॉजी के व्यू से सॉइल को स्टडी करेंगे, हम लोग सॉइल को स्टडी करेंगे इडेफोलॉजी के व्यू से। इतनी कहानी समझ में आ गई। और देखो अब हम लोग पहुंचते हैं सीधे अर्थ क्रस्ट पर। अच्छा, आप लोगों को अर्थ का इंटीरियर और एक्सटीरियर पता है? अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के बाहर क्या है? अंदर और बाहर, इंटीरियर और एक्सटीरियर से मतलब है कि भाई मान लो ये अर्थ है तो इस अर्थ के अंदर क्या है और बाहर क्या है, पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा? चलो देखो देखो, पता है मुझे, नहीं पढ़ा होगा आपने। समस्या पता है क्या है, हम लोग एक कुएं के मेंढक जैसे हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते, कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहते। हम एक कुएं के मेंढक बन के रह गए, बस अपने ही कुएं में खुश रहते हैं। जो हमें उस कुएं में मिल जाए वही हमारे लिए सब कुछ है। आप लोग कभी इस चीज़ को नोटिस करना, कितने ऐसे बच्चे हैं एग्रीकल्चर के जो पुलिस में जाते हैं? कितने बच्चे हैं? कभी काउंट करना, अपने बैच का ही काउंट कर लेना। मेरा जो बैच था उसमें 80 बच्चे थे, एक लड़का आज पुलिस में है बस। कभी काउंट करना कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में जाते हैं, पीएससी, एमपीपीएससी वगैरह, यूपीपीएससी वगैरह में क्वालिफाई होते हैं, ना के बराबर, एक या दो बच्चे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस वगैरह में बनते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपके बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं? बैंकिंग से मतलब यहाँ पर एएफओ का नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नहीं, पीओ वगैरह बनो, ठीक है। ऐसी किसी रेपुटेशन में, आरबीआई के अंदर किसी अच्छी रेपुटेशन जगह में जाओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी क्वालिफाई करके इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर बनते हैं एग्रीकल्चर के? ना के बराबर। देखा जाए ना तो इन सब का परसेंटेज सिर्फ 1% निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने कुएं के मेंढक हैं, हम लोग बाहर नहीं जाना चाहते। हम लोगों ने क्या किया है, बीएससी एग्रीकल्चर, बस यहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी कुएं में बंद रहते हैं और क्या ढूंढते हैं कि RAEO की वैकेंसी कब आएगी, SADO की वैकेंसी कब आएगी, AFO की वैकेंसी कब आएगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब आएगी। ये हमारा कुआं है और इन्हीं के भरोसे हम रहते हैं। अरे भाई बीएससी एग्रीकल्चर जो तेरे पास है ना, ये तो तेरा प्लस पॉइंट है भाई, ये तो तेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तू चाहे तो अपने इस कुएं से फुदक कर बाहर जा सकता है, ये नौकरियां भी तेरे लिए हैं, इसमें भी तू एलिजिबल है, ये तो तेरा प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ ही साथ बीएससी एक ग्रेजुएशन वाली डिग्री भी तो है। ये क्यों भूल जाता है कि तूने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो इनके लिए तो तू एलिजिबल है ही, लेकिन ये नौकरी भी तो है, इस कुएं से बाहर निकल, ये नौकरी भी तुझे मिलेंगी। एक कुएं का मेंढक बन के क्यों रहते हैं हम लोग?
हमने अपनी पूरा जो भविष्य ना बस इसी कुएं में डिसाइड करना है कि बस हमको आरईओ बनना है, एसएडीओ बनना है, एएफओ बनना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है, और जो नौकरी आ जाती है वो बनना है। बाहर जाने की कभी हम कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, मेंटेलिटी हमने ऐसी बना रखी है। सेम यही चीज़ लागू होती है नॉलेज की बात कर लो। हालांकि मैं कभी किसी किताबों के नाम नहीं लेता, आज देखो मैं ले लेता हूँ किताबों के नाम, पता है सबको, मोस्ट पॉपुलर बुक है। जैसे कि एक किताब है आपकी नेमराज सुंडा की किताब है, ठीक है, एक किताब है आपकी अरुण कात्यायन की किताब है, ठीक है, एक आपकी है लाइक आर.के. शर्मा की किताब है। ऑब्जेक्ट में चले जाओ तो अपने अपने क्या कहते हैं, एक किताब बड़ी अच्छी एस.आर. कंटवा सर की किताब है। ये कुछ किताबें हैं ना, एग्रीकल्चर के बच्चों का जो भविष्य ना वो इन्हीं किताबों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उन्होंने इसी को अपना भविष्य मान लिया है। अरे भाई मेरे थोड़ा बाहर निकल, यहाँ पर भी एक कुएं, यहाँ पर भी तुमने एक दायरा बना दिया, बस यही सब कुछ है। यहाँ नहीं, मतलब इसमें जो दिया है, इन किताबों में दिया है वही एग्रीकल्चर का पार्ट है, जो इन किताबों में नहीं दिया वो एग्रीकल्चर नहीं है। इतना हल्के में एग्रीकल्चर को पता नहीं क्यों लेते हैं हम लोग। अपना स्टैंडर्ड कब बढ़ाएंगे? अरे भाई टेक्स्ट बुक नाम की भी कोई चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ो। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो टेक्स्ट बुक पढ़ो। मैं ये नहीं कहता ये किताबें बेकार है, मेरे पास भी हैं, मैंने भी पढ़ी हुई हैं। कंपटीशन के हिसाब से ठीक है, नॉलेज बढ़ाने के लिए ठीक नहीं है। आज आपसे अगर कोई पूछना गेहूं की सीड रेट क्या होती है, आप बता दोगे 100 kg होती है। लेट सोइंग करोगे तो 125 kg होती है, ठीक है, रटा हुआ है, लिख लिया। अब आपसे अगर कोई पूछ लेगा 125 kg क्यों, लेट सोइंग में 125 kg क्यों, आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ क्राउन रूट इनिशिएशन ही क्रिटिकल स्टेज क्यों होती है इरिगेशन के लिए, आप नहीं बता पाओगे। 99% बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन किताबों में इतना दिया ही नहीं है, और हमने इन्हीं किताबों को अपना भविष्य समझ रखा है। जो इसमें है वही एग्रीकल्चर है, जो इसमें नहीं है वो एग्रीकल्चर नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो यहाँ से टेक्स्ट बुक में आओ, इस कुएं से फुदक कर अगली जगह बढ़ो। एक कुएं के मेंढक मत बनो, आगे निकलो, बहुत स्कोप है। ठीक है, ये आप लोग ये धनक ना, ये जो कुआं है ना, ये रिजर्व कुआं है, ये हम मेंढकों के लिए तो है ही। हम यहाँ से दूसरे कुएं में छलांग लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला यहाँ छलांग नहीं लगा सकता। ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस चीज़ को आप क्यों नहीं, इस चीज़ को आप समझो कि एग्रीकल्चर तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है ही। हम लोग इन जॉब के लिए तो एलिजिबल हैं ही, इनको तो हमसे कोई नहीं छीन रहा। लेकिन साथ ही साथ ये ग्रेजुएशन की डिग्री भी तो है, मतलब हम यहाँ से छलांग लगाकर दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 5 मिनट का लेक्चर दे दिया, अब 2 मिनट में चलो ये भी देख लो। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया सब कुछ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा अर्थ का इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि हमने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें दिया ही नहीं है, और किताबों में नहीं दिया है तो हम समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 3-4 किताबें मैंने आपको बताई उन किताबों में नहीं दिया, इसका मतलब हम समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। भाई भले ही इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन पता तो होना चाहिए। ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर क्या है और इस अर्थ के बाहर क्या है। अर्थ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है कोर। 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, 3 हिस्सों में बनी होती है, 3 सर्कुलर रिंग इसके अंदर होती हैं। पहली होती है कोर, दूसरी होती है मेंटल, ये वो पागल वाला मेंटल नहीं है, ये MANTL ही है, ये है मेंटल। और एक होती है इसकी अपर सरफेस वाली हार्ड लेयर, इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो 3 सर्कुलर रिंग हो गई। कौन कौन सी? अंदर वाली होती है कोर, फिर मेंटल, और इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इतना याद रखोगे। 2-3 बातें और याद रख लेना। ये जो कोर होता है ना, आप अर्थ के जितने अंदर जाओगे ना वहाँ पर गर्मी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यही होता है अर्थ में, लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। ये जो कोर होता है ना, इसकी थिकनेस जो होती है ना वो लगभग 3500 किलोमीटर की होती है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब पिघली हुई होती हैं, लावा के फॉर्म में होती हैं। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो मॉल्टन मैग्मा ही होगा, कुछ भी आपको सॉलिड नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे कि ये मेंटल है, मेंटल की जो थिकनेस है ये है आपकी 2900 किलोमीटर की। ठीक है, टेम्परेचर की बात है तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है 3700 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाओगे, जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट की जो सरफेस होती है, पहले तो इसकी देख लो, इसकी जो डेप्थ होती है, जो हाइट है, इसकी जो थिकनेस है वो 5 से 55 किलोमीटर की है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी बात बस याद रखना है। ये अंदर की बात हो गई। ये क्या हो गया? अपना इंटीरियर हो गया। ये क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर। अर्थ के बाहर क्या है? बाहर इसकी 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी?
एक तो सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैसेस है। अब अर्थ के बाहर की जो सॉलिड चीज़ है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो लिक्विड चीज़ है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर और जो गैसेस है ना इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ऊपर मैंने एक अच्छा वीडियो बना के डाल दिया है, डिटेल्ड वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लेना, पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक बढ़िया वीडियो मैंने बना दिया है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में से हमको नहीं पढ़ना, लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर मतलब ये सॉलिड पार्ट जिसको अपन अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं ना, यही है मेन आपका लिथोस्फीयर। इसी में बनती है क्या? सॉइल। तो यही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो अर्थ क्रस्ट होती है ना, ये एक्चुअली में बनती कैसे है ये भी देख लो। ये जो अर्थ क्रस्ट होती है ना, ये बनती है रॉक्स की, चट्टानों की बनती है। अब पूछा कि चट्टान किसके बनते हैं सर? तो चट्टान बनते हैं बहुत सारे मिनरल्स की, अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं उनके मिलने से बनती हैं चट्टानें। अब आप पूछोगे सर मिनरल्स कैसे बनते हैं? तो जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट से बनते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मिलकर मिनरल्स बनाते हैं। अब आप कहोगे सर एलिमेंट क्या होता है? तो भैया आप लोगों ने स्कूल टाइम पर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में आपने पेरियोडिक टेबल देखी होगी, उस पेरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए थे, वही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी एज सच फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो हमेशा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं। और ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक चट्टान बना लेते हैं, एक रॉक्स बना लेते हैं। मतलब ये जो रॉक्स होती है ना, यही प्राइमरी सोर्स होते हैं किसके? मिनरल्स के। दीज रॉक्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल्स। क्योंकि चट्टानें किसकी बनी है? मिनरल्स की। मिनरल्स किसके बनते हैं? एलिमेंट्स के। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी मिनरल्स हैं, उनका प्राइमरी सोर्स क्या है? ये रॉक्स ही है। अगर मैं बात करूं कुछ मेजर एलिमेंट्स की जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनकी अगर बात की जाए, वैसे तो देखा जाए तो 106 से ज़्यादा एलिमेंट हैं। कितने हैं? 106 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 8 की। अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट है वो टोटल कितने हैं? 106 से ज़्यादा हैं, लेकिन हम बात करेंगे 8 मेजर एलिमेंट की। क्यों बात कर रहे हैं भाई? इन 8 की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये 8 मेजर एलिमेंट मिलकर लगभग 99% बना देते हैं ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसका 99% पार्ट जो है वो इन 8 मेजर एलिमेंट से ही बना है। ठीक है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं कि भले 8 पढ़ लो और किसका कितना परसेंट होता है वो देख लो। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, इन 8 मेजर एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है नॉन मेटेलिक, एक कौन सा है? नॉन मेटेलिक, और दूसरा है मेटेलिक। ठीक है, ये मेटेलिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मेटेलिक में आपको 2 याद रखने हैं, सिर्फ 2, और ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका ऑक्सीजन। सबसे पहला कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा है? सिलिकॉन, या सिलिका कहो, सिलिकॉन मत कहो, चलो सिलिका। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है ये आपको याद रखना है, सबके परसेंटेज, इन 8 के परसेंटेज याद रखने हैं बस। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट ये हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज 46.6%, सिलिका का परसेंटेज कितना है? 27.7%। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग के कुछ, या फिर कहो ऑन एन एवरेज 75% जो अपना अर्थ क्रस्ट है उसका बनाते हैं। मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटेलिक पार्ट ज़्यादा है। ये चीज़ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में किसका हिस्सा ज़्यादा है, मेटेलिक का या नॉन मेटेलिक का? तो नॉन मेटेलिक का पार्ट ज़्यादा है। कितना है? लगभग 75%, 3/4%। अब बात करते हैं मेटेलिक। मेटेलिक में सबसे पहला देखो आप एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ही है। कितना होता है? 8.13%। कितना? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम है फिर आयरन। आयरन कितना होता है? 5%। ये आप लोग याद रखना, परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आयरन के बाद और देखो, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। कैल्शियम होता है 3.63%। कैल्शियम के बाद देखो सोडियम। सोडियम होता है अपना 2.83%। ठीक है, सोडियम के बाद देखो पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है अपना? 2.59%।
और एक सबसे लास्ट में आपको बस एक याद रखना है, और मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम कितना होता है 2.09%। बस ये 8 आपको याद रखने हैं, सिर्फ 8 के अलावा आपको 9 बाई बिल्कुल याद नहीं रखना। ये तीसरा, 4th, 5, 6, 7 और 8, ये 8 मेजर एलिमेंट परसेंटेज के साथ याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अगली क्लास में अपन बात करेंगे रॉक्स की। हालांकि रॉक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं और बना दूंगा। ठीक है, आपको फिर भी अगर देखना हो, रिवीजन करना हो तो देख लेना। सॉइल साइंस के ऊपर मैंने अभी तक एक ही वीडियो बनाया था, पहले शुरू किया था लेकिन वो पता नहीं फिर बंद कर दिया मैंने वीडियो बनाना। तो मैं फिर से सॉइल साइंस को स्टडी कर रहा हूँ। अब ये सॉइल साइंस तभी खत्म होगा जब तक सॉइल साइंस पूरा कवर नहीं हो जाए। ठीक है।